नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं सोचता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जिस विषय की बात करेंगे वो है रूढ़िवाद। ये रूढ़िवाद क्या है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। रूढ़िवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। रूढ़िवाद का मतलब है एक हमारा माइंड पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट है और हमारे विचार बहुत स्थिर हैं और हम किसी भी कंडीशन में अपने विचारों को बदलना ही नहीं चाहते और हमें लगता है कि हम सबसे ज़्यादा ठीक हैं। तो हमारे एक्सेप्टेंस में कमी है, स्वीकृति में कमी है। हम चीज़ों को स्वीकार नहीं करना चाहते और हम पड़े हुए हैं, हम एज इट इज रहना चाहते हैं और हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और ये सारी दुनिया जो है गलत कर रही है। बस यही सबसे बड़ी जीवन की समस्या है कि जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ठीक समझना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हमने अपने आप को ठीक करना शुरू किया, और ठीक करना शुरू करना अलग बात है, जैसे ही हमने अपने आप को ठीक मानना शुरू किया, बस वहीं सबसे बड़ा गड़बड़ जीवन में पैदा हो गया। यानी अब हम अपने को बदल नहीं पाएंगे क्योंकि हमने चीज़ों को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया कि हम जो भी हैं ठीक है, हमारी कंडीशंस ठीक हैं और हमारा जो लेवल है वो भी ठीक है। अब हम इसे क्रॉस नहीं करना चाहते। प्रकृति क्या है? प्रकृति कभी स्थिर नहीं है, ये सदैव बदल रही है। प्रकृति के बदलाव का मतलब ऐसे समझें कि आज प्रधानमंत्री कोई है तो कल कोई होगा, आज राष्ट्रपति कोई है तो कल कोई होगा, आज रिच कोई है तो कल रिच कोई होगा। ये बदलाव आएगा। और जो बहुत समझदार लोग हैं वो बदलाव को स्वीकार करते हैं, वो रिजिड नहीं रहते। रिजिड किस बात में रहते हैं कि उन्हें क्या करना है, इस बात में बहुत रिजिड है कि मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन उसे कैसे, कब करना है, उसके लिए तो आपको रूढ़िवाद से बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि आप ज़्यादा कब कर पाएंगे? जब आप ज़्यादा सीख पाएंगे। और ज़्यादा आप कब सीख पाएंगे? जब आपका माइंड सेट ओपन होगा हर बात के लिए, मस्तिष्क खुला होगा और खुला होके वो हर चीज़ को स्वीकार करेगा कि यार ये भी बात ठीक है और ये आदमी जो कह रहा है उसकी बात भी ठीक है। और हमेशा होता क्या है, एक छोटे से बच्चे से लेके और एक बड़े आदमी तक हम बातों को स्वीकार नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? कि हमें लगता है कि हम ठीक हैं और खुद को सबसे बेस्ट और ठीक समझना ही सबसे बड़ा रूढ़िवाद। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस प्रकृति की कृपा में कमी है, या आपके पास फेम नहीं है, आप मशहूर नहीं है तो भी उस प्रकृति की कृपा में कहीं कमी है। आप स्वस्थ नहीं है तो उसके लिए भी प्रकृति की कृपा में कमी है। वो क्यों है? उसके कारण क्या है कि आपने अपने आप को इतना कंजर्वेटिव बना रखा है कि आप में ओपनिंग्स बिल्कुल नहीं है, खुलावट बिल्कुल नहीं है, नई चीज़ों को स्वीकार करने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। जैसे आयुर्वेदिक एक बहुत अच्छा इलाज है, लेकिन सडनली अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो हम आयुर्वेदिक से ठीक नहीं हो सकते, हमें एलोपैथिक का ही सहारा लेना पड़ेगा। वहीं उसी से हमारा ऑपरेशन होगा, उसी से दवाइयाँ चलेंगी, उसी से हमारी हड्डी जुड़ेगी, उसी से हम ठीक हों। लेकिन हमने एक रूढ़िवाद बना लिया, नहीं नहीं आयुर्वेद सब ठीक कर देगा। तो हर ट्रीटमेंट, बहुत से ट्रीटमेंट में होम्योपैथिक बहुत कामयाब है। तो आपको तीनों दरवाजे खोले रखने पड़ेंगे। जहाँ पर लगता है आपको आयुर्वेदिक ठीक है वहाँ पर आप आयुर्वेदिक रखें, जहाँ पर लगता है आपको एलोपैथिक से काम चल जाएगा तो एलोपैथिक लगाएं, जहाँ पर आपको लगता है कि होम्योपैथिक से आप ठीक हो सकते हैं तो होम्योपैथिक चलाइए।
और जहाँ पर आप कंजर्वेटिव हुए कि नहीं नहीं मेरा तरीका ठीक, मैंने बड़े बड़े डॉक्टर्स को बड़ा कंजर्वेटिव देखा है। एक बार मुझे डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ मैं, एक बार बड़ा भयंकर डायबिटीज़ हुई। एक डॉक्टर के पास जाता था, तो डॉक्टर मेरा मित्र था, सर्जन, बहुत बड़े सर्जन थे वो। उन्होंने डायबिटीज़ की दवाइयाँ बता दी, बोले खाली 2 रोटी खानी। मैं उस टाइम अकेला रह रहा था, तो मैं वॉक करता था, तो मैं 9 किलोमीटर पर डे वॉक करता था। 9 किलोमीटर बहुत बड़ा वॉक होता है। वो शुगर लो होना शुरू हो गया। कुछ आयुर्वेदिक दवाई, बोले नीम का पत्ता, करेला, ये सब चीज़ें काम करती हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ भी होता है? बोले ये सब नहीं जानता, आप डायबिटीज़ की गोली खाइए। मतलब एक एमएस आदमी, मास्टर ऑफ सर्जन, बहुत बड़ी डिग्री होती है, सर्जन है, वो कहता है ये सब मैं नहीं जानता। मैंने वो सब करना शुरू करा, मेरी डायबिटीज़ काफ़ी कंट्रोल हो गई। मैंने एक्सरसाइज करना शुरू करा, वॉक करना शुरू करा, डायबिटीज़ कंट्रोल हो गई। और आज मैंने करीब, थोड़ी दिक्कतें रहती हैं, लेकिन 20-25 साल से कोई डायबिटीज़ की दवाई नहीं खाई। अब मैं कंजर्वेटिव हो जाऊं कि जी मुझे डायबिटीज़ दवाई अंग्रेजी वाली खानी नहीं है, अरे कहीं इमरजेंसी होगी तो खानी भी पड़ेगी। ऐसे ही मैंने बहुत लोगों में देखा है, बहुत सत्संगी लोग बहुत मिलते हैं मुझे, जहाँ भी जाता हूँ जीवन में सत्संगी मिलते हैं। कोई कबीर पंथ को फॉलो कर रहा है, कोई राधा स्वामी को फॉलो कर रहा है, कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जिसके मन में जो आता है वो करता है। अब जब वो लोग आपस में मिलते बैठते हैं तो सब एक दूसरे का इतना विरोध करते हैं कि बोले ये वाला रास्ता है, ये वाला रास्ता जो है मुक्ति मार्ग पर ले जाएगा, ये वाला रास्ता जो है, अरे यार ये तो देवताओं की पूजा है। मतलब वहाँ भी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, वहाँ भी लोग बड़ा कंजर्वेटिव हैं। वो इजीली एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि ट्रुथ क्या है। अच्छा, और इस दुनिया में जो भी ट्रुथ की बात करेगा उसके सब दुश्मन हो जाते हैं। तो एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं, स्वीकृति तो लोगों में है ही नहीं। और ये माइंडसेट जो बनने का जो प्रोसेस है वो एक दिन का नहीं है, ये वर्षों वर्ष का प्रोसेस है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं उससे प्रभावित हो जाते हैं और उन्हीं चीज़ों को हम सच मान बैठते हैं। जो चीज़ें हम सच मानते हैं उनमें से सारी चीज़ें सच नहीं होती हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखो। उनमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं और बदलाव की ज़रूरत होती है ताकि हमारी पर्सनालिटी निखर जाए, व्यक्तित्व निखर जाए। तो व्यक्तित्व निखारने के लिए हमें रूढ़िवाद से हटना होगा और हर चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। तब आप एक परफेक्ट क्रिएशन बनेंगे, एक पूर्ण कृति बनेंगे मालिक की। लेकिन क्या है, हम में से ज़्यादातर लोग पूर्ण कृति बनने को तैयार ही नहीं। इस दुनिया में इतने झगड़े हैं, फिजूल के झगड़े हैं। इस बात पे झगड़ा है कि एक आदमी कहता है कि भाई राम 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 करो, दूसरा कहता है कृष्ण कृष्ण करो, दूसरा कहता है ओम नमः शिवाय करो, एक कहता है ये भी ठीक नहीं है, आप जो है ये सही तरीका नहीं है, हमारा वाला भगवान उससे भी बड़ा है। तुम जो है ये उर्दू में जो कुरान वर्सेस पढ़ो, इसमें बड़ा ताकत है, बड़ा पावरफुल है। आप सारी जिंदगी ढुलर मुलर ऐसे ही चलते रहेंगे। आपको ये देखना है फोकस करके कि यार ये आदमी जो हमसे कम्युनिकेट कर रहा है इसकी बात में कितनी दम है, बस। और उसको एक्सेप्ट कर लेना है और बाकी अपने रास्ते पर चलते रहना है। अब मैंने कई बार देखा है अपने मित्रों में भी, जैसे एक मित्र हमारे हैं, उन्हें हिस्ट्री की बड़ा नॉलेज, उन्हें पूरा हिस्ट्री पता है। तो जब लोग मिल जाते हैं तो वो हिस्ट्री पर ही बहस करते रहते हैं लोगों से, ये ऐसे था, ये वैसे था, वो वैसे था। और सुबह से शाम तक उनका सारा समय इसी बवाल में निकल जाता है। और वो सोचते हैं मैं बड़ा सोसाइटी के लिए क्रिएटिव काम कर रहा हूँ। न तो वो एक भूखे आदमी को खाना खिलाते हैं, न किसी की कोई मदद करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं बड़ा बहुत अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मेरे दृष्टिकोण में वो अच्छा नहीं है। अच्छे का मतलब है कि हमें जो जीवन मिला है इसमें हमें किस लिए आए हैं दुनिया में। दुनिया में हम आए हैं अच्छा करने के लिए और अच्छा सीखने के लिए, अच्छा जानने के लिए और अच्छा लोगों को बताने के लिए
कि जो अच्छा है वो सब में कॉमन है। तो अगर आप घृणा भाव से भरे हुए हैं तो आप दूसरे लोगों की राय को ही स्वीकार नहीं करेंगे अपनी राय के अलावा। जबकि मैंने बताया कि यू आर नॉट परफेक्ट, आप अपने आप में पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो प्रकृति है। तो प्रकृति ने जितने भी इसमें आदमी बनाए हैं, हर एक में कुछ ना कुछ विशेषता है, और उस विशेषता को हम स्वीकार करें कि सब में क्या विशेषता है, मेरे में क्या। अपने को विशेष ना समझ के दूसरों की विशेषताओं को स्वीकार करके अपने अनुभव में जोड़ लें। इसको बोलते हैं कि जो अपने से ज़्यादा एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट एडवाइस, हमेशा किसी मामले में एक्सपर्ट की सलाह लेना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही मेहनत कर रहे हैं, दूसरे लोगों ने भी मेहनत करी हुई है। तो उस मेहनत के लिए आपको सहज हृदय होके, ओपन हार्टेड होके उनकी बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। और आप ऐसे कहते रहो मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अगर ऐसी भावनाएं रखेंगे, और जो लोग रखते हैं, तो आगे आप सीखने से वंचित रह जाएंगे, आप सीख नहीं पाएंगे, उसी लेवल पर लटक जाएंगे जहां पर आप लटके। कई बार एक छोटा सा बच्चा भी हमें ऐसी सलाह दे जाता है कि हमें ताज्जुब होता है कि यार इसकी सलाह ठीक है, और आपका मन उसे एक्सेप्ट करता है। हो सकता है कि आपका अहंकार या मैच्योरिटी जो है वो बता रही हो नहीं नहीं यार मैं तो उससे ज़्यादा जानता हूँ। आप कभी भी इतना नहीं जानते। इस दुनिया का, वर्ल्ड का विद्वान से विद्वान भी इतना ज़्यादा नहीं जानता कि वो अपने आप में पूर्ण हो। अब यही चीज़ें, हमारी जो मित्रता है उसमें बड़ा बाधा आती है। मित्रता में बाधा क्यों आती है? विचारों का अंतर। अभी सुबह एक आदमी से मिल रहा था, कल शाम को मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो वो बातचीत करते रहे, मेरे बड़ा अच्छे मित्र हैं। तो मोदी की बात चली तो मोदी का बड़ा विरोध करते हैं। सबका अपनी अपनी समझ है, मैं नहीं कहता हूं कि वो विरोध करें या ना करें, लोकतंत्र है। वो विरोध करते करते बड़ा एग्रेसिव हो जाता है, गूगल पे ये देखो, गूगल पे वो देखो, गूगल पे वो देखो। तो मैंने देखा कि उनमें यार एक्सेप्टेंस नहीं है, स्वीकृति नहीं है, सबकी स्वीकृति नहीं है। आपने देखा होगा कि जो लोग सबकी स्वीकृति देते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जैसे आप मोदी को देखो, वो राजस्थान में जाएंगे तो पगड़ी बांध लेंगे, राजस्थानी ड्रेस पहन लेंगे। अगर पंजाब में जाएंगे तो पगड़ी बांध लेंगे, कर्नाटक में जाएंगे तो वहाँ की वेशभूषा कर लेंगे, ताकि लोगों को महसूस हो कि जो आप सोच रहे हैं वही हम सोच रहे हैं, हम आपसे अलग नहीं है, और वास्तव में अलग भी नहीं है, हम सब एक ही तो हैं। दूसरा क्या है कि लोगों में मैंने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन, अपनी रूढ़वादिता के कारण उनमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है, भेदभाव बहुत होता है। ये ऐसा है, फलां ऐसा है, ढिमका ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। अरे भाई अपने आप को देखो कि आप कैसे हैं। और जो भी मन भेदभाव से भरा हुआ है वो कभी भी अच्छे लोगों से मिल नहीं पाता, और अच्छे लोगों से जो उसे मिलना है वो उसका रह जाता है। और जो लोग अच्छे लोगों से बिना भेदभाव के मिलते हैं उनको वो आ जाता है। क्योंकि हर आदमी में मेडिटेशनल पावर है, ध्यान की शक्ति हर आदमी में है, ध्यान की शक्ति हर जीव में है। और आप अगर भेदभावपूर्ण रहेंगे, अपने ज़्यादा रूढ़िवादी रहेंगे, तो उनकी ध्यान की शक्ति से आप कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। ठीक है ना? रैदास जी जो थे वो अपने जूते गांठते थे और राम राम करते थे। बहुत बड़े सिद्धों से सिद्ध थे, ब्राह्मणों ने उनको नहीं माना, लेकिन एक समय आया कि ब्राह्मणों ने उन्हें स्वीकार किया। कारण क्या था? कि उनका हार्डवर्क। और वही मीराबाई को वो पूरा ज्ञान दे गए। कारण कि मीरा उनका रेस्पेक्ट करती थी, मीरा राजघराने से थी और वो जमीन पर बैठे भक्ति करते थे। तो कारण क्या था? मीरा ने उनको एक्सेप्ट किया।
एक्सेप्ट किया तो पूरा आशीर्वाद मीरा पे चला गया। ठीक, अब वो भेदभाव करती, मैं तो राजरानी हूँ, मैं तो राजघराने की हूँ, मैं इनके पास क्यों जाऊँ। लोगों ने बड़ा विरोध भी किया लेकिन वो नहीं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी है कि हमारे दिन में जितनी लोगों से मीटिंग होती है, तो मीटिंग का मतलब ये है कि हम उनसे डायरेक्ट मिलने जा रहे हैं, हम किसी भी फील्ड में हैं, तो हम पहले से क्या होता है कि हम पहले से ही मन में निगोशिएट कर लेते हैं, यार ये तो बेकार आदमी है, ये तो मुझे कुछ सपोर्ट नहीं करेगा, या इसके विचार बड़ा गंदे हैं, या बड़ा नेचर बड़ा इरिटेटिव है, मैं इससे बात नहीं करता। अब ये आपका रूढ़िवाद है, आप स्वीकार ही नहीं कर रहे। अरे भाई वहां तक जाकर तो देखो, मिलके तो देखो, हो सकता है आपको वहां से बड़ी। तो इस प्रकृति में हर पल हर चारों तरफ से खजाना बह रहा है, और वो खजाना जो है हर आदमी में छिपा हुआ है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उस खजाने से बाहर है, लेकिन उस खजाने से हम खींच क्या क्या पा रहे हैं। तो 99% हमारा जो रूढ़िवाद है वो हमें उस खजाने से कुछ प्राप्त नहीं होने देता। तो हमेशा खुले विचारों से रहें, सबसे मिलें, सबका सम्मान करें, फिर आप देखेंगे इस कि बड़ा परिवर्तन आएगा आपके जीवन में। आपको हर आदमी से कोई ना कोई प्लस पॉइंट मिलेगा, और इस वर्ल्ड में जिसके पास प्लस पॉइंट ज्यादा हैं वही कामयाब है, वही अमीर है, वही सफल है, वही मशहूर है। और जिस आदमी के अंदर वो प्लस पॉइंट कम है, आज से 20-25 साल पहले मैं सोचता था मैं भौतिक शास्त्र का बहुत अच्छा टीचर हूं, मेरा मुकाबला नहीं। लेकिन जब मैंने बुक्स पढ़ी, उसे बोलते हैं पजल, दिमागी पजल, तो मुझे भी सलाह लेनी पड़ी तो मालूम पड़ा यार मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझसे मुझसे तो आगे बहुत लोग जानते हैं। तो वो क्या था, वो रूढ़िवाद था कि अपने को सुपर डुपर समझ लिया और दूसरे लोग कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले हर चीज को एक्सेप्ट करना सीखिए। जिन जिन लोगों से आप मिलते हैं उनके अच्छे बिंदुओं पर विचार करिए, अच्छे बिंदुओं पर विचार करिए, और वो अच्छे बिंदु अपनी लाइफ में जोड़ लीजिए। एक आदमी मुझे मिला और वो मेरे सामने ही किसी आदमी की जेब काट रहा था। मैंने देखा यार ये तो जेब काट रहा है, पूरी बस चल रही है भरी हुई, और उसने उसकी जेब में हाथ डाल दिया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसने मेरे पैर पकड़ लिए, बोले बाबू जी ये सब भीड़ मार देगी बहुत बुरी तरह। तो मुझे क्या लगा, मैंने कि देखो फोकस कितना है, बस चल रही है और इसने जेब में हाथ डाल दिया, मेरे अलावा किसी ने उसको देख नहीं पाया। तो मैंने देखा यार ये काम तो गलत ही कर रहा है, लेकिन इसका फोकस कितना जबरदस्त है। क्या नहीं है, सैकड़ों लोग चल रहे हैं और उसी में वो अपना काम कर रहा है, काम गलत है। तो आप किसी में देखो, आप मेरे फादर हैं, उनमें क्या है कि हालांकि ज्यादा ठीक नहीं है वो, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस बहुत है, और वो एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो वो अपनी बात को साबित कर ही देते हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये इसमें ये वाला लॉजिक है, इसमें वो वाला लॉजिक है, इसमें वो वाला लॉजिक है, साइंस है, थ्योरी है। हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा नहीं मानता, लेकिन फिर मैंने सोचा है कि यार इनकी जो काम करने का तरीका है उससे तो मैं कुछ सीखूं। तो मैंने उनके काम करने के तरीके से ही सीखा कि मैंने अपनी नॉलेज में कुछ एडअप किया, जोड़ा। तो जो लोग सहज होते हैं, सबको स्वीकार करते हैं, और सबके अंदर सोचते हैं कि अच्छा है बुरा है, सब में भगवान मौजूद है, वो उन सब लोगों से सीखते चले जाते हैं, क्योंकि वो रूढ़िवादी नहीं होते हैं। उनकी अपने विचारों में दृढ़ होना अच्छी बात है,
लेकिन दूसरों से सीख के अपने ज्ञान को बढ़ा लेना वो उससे भी करोड़ों गुनी अच्छी बात है। इस ब्रह्मांड में असीम शक्तियाँ हमारे चारों तरफ मौजूद हैं जो हमें हर मोमेंट गाइड करना चाहती हैं। हम जिस तरफ जाना चाहते हैं वो हमें धक्का मार के ले जाना चाहती हैं, लेकिन हम उस तरफ देखते ही नहीं कि आंखें बंद कर रखी हैं कि भाई इसकी अच्छी चीज़ मैं क्यों एक्सेप्ट करूं जब मेरे पास ही इतनी अच्छी चीज़ें हैं। बस इसी चीज़ को बदलना होगा। अगर जीवन में ऊंचा उठना है तो रूढ़िवाद से ऊपर जाना होगा। जब तक रैदास जी रहे तो उनसे बहुत परम ज्ञानी व्यक्ति थे वो, तो लाखों लोग उनसे मिलने से वंचित रह गए। कबीरदास जी थे, कबीरदास के जीवन में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों हर चीज़ पर बोला, हर चीज़ पर लिखा। कभी उनको आप पढ़ो, आपके माइंड में ऐसी है कि आपके बड़े बड़े दार्शनिक फेल हो जाएंगे उनकी वाणी के आगे। तो प्रैक्टिकली उन्होंने लिखा भी नहीं, लिखने का भी लालच नहीं था, बस खाली वो बोल देते थे और जो वो बोल देते थे वही कविता बन जाती थी, वही दुआ बन जाता था और लोग उसको लिखते थे। लेकिन उनको भी उस समय जिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया और जिन लोगों ने स्वीकार किया उनको वो माला माल कर गए। यही फर्क है। तो जो लोग रूढ़िवादी थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और जो लोग ओपन हार्टेड थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। अब कई बार क्या है कि हमें कुछ लोगों से घृणा होती है, हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते। ये भी एक रूढ़िवाद है। क्यों नहीं बात करना चाहते? हम इसलिए बात नहीं करना चाहते कि हम इगोसेंट्रिक हैं, या हम उस आदमी से ज़्यादा रिच हैं, या हम उस आदमी से बात नहीं करना चाहते। वो हमसे बात करना चाहता है। आप सबसे बात करिए, वो सबके निचोड़ निकालिए और फिर उनको अपनी लाइफ और एक्सपीरियंस में एडप्ट करिए। जो आपको बुक पढ़ने से प्राप्त होगा उससे ज़्यादा कहीं किसी से बात करने से भी प्राप्त हो सकता है। तो एक बुक पढ़ी थी मैंने, उस बुक का नाम है अनलिमिटेड पावर, टोनी रॉबिन्स की। उसमें वो ये सिखाता है कि सबके साथ अपनी एनर्जी को एडप्ट करना, सबके साथ अपनी ऊर्जा को जोड़ लेना। लेकिन आप क्या है कि आप अपनी ऊर्जा को ही सबसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो ये ब्रह्मांड है, इसमें चारों ओर ऊर्जाएं भरी पड़ी हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। अब आपको लगता है कि आदमी बड़ा बुरा है और मैं इसके साथ कनेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन टोटली कोई आदमी बुरा नहीं होता इस सृष्टि में। जो बुरा है उसके अंदर भी बड़ा अच्छापन मौजूद है और उस अच्छेपन को हमें तलाश करनी है कि उसमें क्या क्या अच्छा है। हमें तो उस चीज़ को जोड़ना है। कई पुरातन काल में ऐसी कथाएं हैं कि डाकू भक्त बन गए और लोगों ने उनको उतना अच्छा स्वीकार नहीं किया। ऐसे भक्त बने कि उनके आगे संत भी फेल हो गए जब वो भक्ति पे उतरे। एक नकारा आदमी होता है, बिल्कुल आलस में पड़ा रहता है और उसके जीवन में जब परिवर्तन आता है तो बहुत तेजी से चलना पड़ता है और हम लोगों से उसकी स्पीड हजारों गुनी बढ़ जाती है, तत्परता बढ़ जाती है, एक्टिव होता है और वो सामान्य आदमी से बहुत ज़्यादा चीज़ें प्राप्त कर लेता है। अब कुछ लोग ऐसी चर्चा करते हैं, यार वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था। अरे भाई तब था, अब बदल गया। उसका आज का देखो और उससे आज से सीखो। इसीलिए आप देखेंगे कि मैंने देखा है आध्यात्मिक आदमी जो है वो काफ़ी रूढ़िवादी होता है। मैं गलत से नहीं मिलूंगा, मैं इससे नहीं मिलूंगा, मैं उससे नहीं मिलूंगा, इससे मेरी ये चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, पवित्रता नष्ट हो जाएगी। अरे भाई तुम आध्यात्मिक बने हो। आध्यात्मिक आदमी का मतलब होता है सबको स्वीकार करके उनमें परिवर्तन लाना। आप इसलिए बने हो, आप आध्यात्मिक होने का दावा करते हो, तो आपका काम है सबकी हेल्प करना, सबको ऊंचा उठाना,
अच्छे हैं उसको भी उठाना, बुरे हैं उसको भी ऊंचा उठाना, ये आपका काम है। आपका काम क्रिटिसिज्म नहीं है, आपका काम आलोचना नहीं है। अभी एक बहुत बड़े संत से मिलता हूँ मैं कभी कभी हफ्ते 10 दिन में, तो वो बड़ा पीसफुल रहते हैं, मस्त रहते हैं, और जो भी उनके पास आता है उसको वो थोड़ी थोड़ी एडवाइस, राइट एडवाइस देते हैं। तो हालांकि मैं उनके पंथ को फॉलो नहीं करता, लेकिन वो फिर भी सब लोग उनका रेस्पेक्ट करते हैं। एक दिन में उनके पास कम से कम 500-700 फ़ोन आते हैं, और वो इंडिविजुअली सबसे बात करते हैं, सबका हालचाल लेते हैं, सबको ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा यार ये आदमी वाकई आध्यात्मिक है, क्योंकि वो रूढ़िवादी नहीं है। तो रूढ़िवादी होना ही हमें पीछे की ओर धकेलता है। तो बचपन में छोटी छोटी उम्र में जो हमारे माइंडसेट बन जाते हैं, वो माइंडसेट हमें खुलापन हमारे अंदर नहीं आने देते। वो एक तरह की फिक्स माइंडसेट है, और जो फिक्स माइंडसेट है वो न्यू थिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आज हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते, तो ईस्ट में एशियन कंट्रीज और वेस्ट में ठंडे देश, इनमें क्या फ़र्क है? ईस्टर्न कंट्रीज में आपको फिलॉसफी बहुत मिलेगी, और वेस्टर्न कंट्रीज में आपको लोग प्रैक्टिकल मिलेंगे। तो अगर हम लोगों ने उनकी टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करी होती उस टाइम पे, तो शायद आज हम इतना सुखी नहीं होते। क्यों? कि ये सारा जो एशिया का पार्ट था, ये अपने आप को सबसे ज़्यादा फिलोसफिकल समझता था, दर्शन शास्त्र। उन लोगों ने कोई दर्शन शास्त्र नहीं देखा। तो हमारे यहाँ बेसिकली हम लोगों ने मन की शांति पर कार्य किया है, और उन लोगों ने जो है टेक्नोलॉजी पर काम किया, इसीलिए वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, अब पीछे। लेकिन अगर हमने उस टेक्नोलॉजी को उस टाइम एक्सेप्ट किया होता, जैसे जापान ने एक बार पर्ल हार्बर में अटैक होने के बाद, एटम बम गिरने के बाद, उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया। आज जापान कहाँ पर है? हम लोगों से 50 साल आगे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते वहाँ का लाइफ स्टाइल क्या है और यहाँ का लाइफ स्टाइल क्या है। तो वो जापान में बड़ा लोग ध्यान करते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को भी पैरेलली एक्सेप्ट कर रहा है। तो उनका जो है तकनीकी विकास भी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो रहा है, और वो हमसे बहुत आगे हैं। तो उन्होंने क्या किया? एक्सेप्ट किया। अमेरिका क्या है? अमेरिका कोई आपसे ज़्यादा बड़ा अच्छा थोड़ी है, लेकिन अमेरिका क्या करता है? अमेरिका की एक ही फिलॉसफी है कि पूरे वर्ल्ड से कोई टैलेंटेड आदमी आता है तो वो उसको वहाँ एक्सेप्ट करता है, जगह देता है, कोई भी चले जाओ। ऐसा नहीं है कि ऑन एंड एवरेज आदमी के लिए उसने खोला हुआ है कि वीजा आ जाओ ले जाओ, तो आप वहाँ जाके मजदूरी करोगे। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे आदमी हैं तो आपको वहाँ जगह मिलेगी, सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा। इस तरह पूरे वर्ल्ड से उन्होंने अच्छे अच्छे आदमी खींच लिए, क्योंकि अमेरिका रूढ़िवादी नहीं है। अच्छे पूरे वर्ल्ड से अच्छे अच्छे आदमी खींच लिए, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक खींच लिए। जिन लोगों ने वैज्ञानिकों को धक्का मारा, अमेरिका ने उनको रेस्पेक्ट दिया, लेबोरेटरीज दी, पैसे दिए, बोले आप यहाँ रहिए। और आज अमेरिका का विकास आप देख लो। अब ये तो आप कहते हैं प्रॉब्लम हर जगह होती है, लेकिन हमसे तो बहुत ज़्यादा विकसित है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। अब हम बड़ा रूढ़िवादी हैं, हम अपने को सबसे आगे समझते हैं। हम कंपटीशन भी करेंगे तो हम बताएंगे हम पाकिस्तान से कितना आगे हैं। अरे भाई, उससे आगे जाने से आपको क्या होगा? उससे आगे आप पहुंच भी गए, पाकिस्तान तो इतना छोटा है, उससे ज़्यादा लोग तो हमारे फ्री वाईफाई के चक्कर में टावरों के नीचे रेलवे स्टेशन पर बैठे रहते हैं ताकि फ्री वाईफाई मिल जाएगा, जितनी वहाँ की जनसंख्या है। कंपटीशन किससे करेंगे? पाकिस्तान से। चाइना की तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि हम रूढ़िवादी हैं, उधर देखना ही नहीं, हमने अपनी आंखें बंद कर रखी। तो इसलिए नॉलेज को बढ़ाने के लिए, एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए आपको अपने माइंड सेट को भी चेंज करना पड़ेगा।
और जो ज़्यादा जानता है उससे आपको सीखना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे लोगों से मिलने से वंचित न रह जाए। मैं जो बोलता हूँ, मैं जो जानता हूँ, मैं जो देखता हूँ, इसका कारण यही है कि मैं बहुत बड़े शहर से आया हूँ और मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ कि वो किस ढंग से सोचते हैं, उनके सोचने के ढंग में और हमारे सोचने के ढंग में क्या फ़र्क है। तो डिफरेंस दैट मेक्स ए डिफरेंस, वही फ़र्क आपको आगे बढ़ाएगा। और आप स्थिरता के मामले में रहे, रूढ़िवादी रहे, तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। अब पहले क्या था कि पहले लोग एक फिक्स गोल बनाते थे और उस पर चल पड़ते थे। उस समय प्रकृति की ऐसी व्यवस्था थी, प्रतिस्पर्धा इतनी नहीं थी, आपस में कंपटीशन नहीं था और लोग कामयाब हो जाते थे। आज आप गोल बना के चलिए, आपको लाखों बाधाएं आ जाएंगी। कारण कि आपको नई नई चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी अपने बिजनेस के लिए। पुरानी वाली चीज़ें अब काम नहीं आएंगी, तो आपको सीखना पड़ेगा। और ये हमारा मन जो है सीखना नहीं चाहता, क्योंकि सीखने से उसको दर्द होता है। सीखने के लिए किताब पढ़ेगा तो रात में जागना पड़ेगा, एक्सरसाइज करेगा तो उसको सुबह उठ के पार्क में जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वो उसको जाना ही नहीं चाहता। वो ऐसे एग्जाम्पल सेट करेगा। अब रूढ़िवादी है कि देखो हमारे पिताजी कोई एक्सरसाइज नहीं करते थे और फिर भी 100 साल तक जिए और सुबह उठ जाते थे, थोड़ा बहुत काम किए। उस टाइम क्या था कि काम में ही एक्सरसाइज जुड़ी हुई थी, हार्ड लाइफ थी। आज सबकी लाइफ हम लोगों की बहुत सॉफ्ट है। आज हार्डवर्क का स्थान जीवन से हट गया। अब ये रूढ़िवाद है कि वो एक्सरसाइज नहीं करते थे। आज आप देखो, आज आप क्या खा रहे हो, आप हर मूवमेंट जहर खा रहे हो। आपके गेहूं में यूरिया है, चने में यूरिया है, दालों में यूरिया है। आप जो ब्रेड खा रहे हो उसमें भी यूरिया है, घी खा रहे हो उसमें भी यूरिया है। अब आपको उस हिसाब से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ताकि बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स भरे हुए हैं, गलत चीज़ें आ जाती हैं तो वो पसीने के थ्रू या और चीज़ों के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। अदरवाइज उनका स्टोर हो जाएगा और 35-40 साल पे आप ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अब माइंड सेट को बदलना हो कि भाई पहले की कंडीशन अलग थी, हार्ड लाइफ थी, तो कोई स्पेशल एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती थी। अब ज़रूरत है कि अब जो खाना खा रहे हैं, जो हम इनहेल कर रहे हैं, वो सब उतना बढ़िया नहीं। तो गोल्स के प्रति तो आप फिक्स रहिए कि भाई हमें ये करना है, लेकिन हर नई चीज़ को, हर नए विचार को एक्सेप्ट करिए, उस पर अध्ययन करिए। ठीक है, बहुत सारी ऐसी किताबों को हम पढ़ते ही नहीं जिनमें हमारे विचार उन विचारों से मेल नहीं खाते। अरे उनको तो पहले पढ़ना है। शादी जब होती है तो कहाँ होती है शादी, लड़के की शादी लड़की से ही होती है ना, लड़के की शादी लड़के से तो नहीं होती। तो इसीलिए होती है कि अलग अलग विचार मिलके एक साथ चलते हैं, अलग अलग थॉट्स मिलके एक साथ चलते हैं। तो ऐसे ही ऐसी किताबें, ऐसी बुक्स, ऐसे लोग जिनसे आपके विचार नहीं मिलते, आपका रूढ़िवाद आपको उनसे दूर रखता है, उनमें भी बहुत बेशुमार अच्छे अच्छे हीरे छिपे हुए। जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इनका फोकस बहुत अच्छा है, इनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है और इनके पास जो ज्ञान है, दर्शन है, वो बहुत अच्छा है। और कभी कभी छोटे बच्चों से भी सीखने को मिलता है, कभी कभी अनपढ़ दोस्त से भी सीखने को मिलता है। तो आप सीखिए लगातार, बी ए लर्नर। और रूढ़िवादी मत बनिए कि हम इससे इसलिए नहीं मिलेंगे कि ये ऐसा करता है, हम इससे इसलिए नहीं मिलेंगे कि ये ऐसा करता है। कृष्ण भगवान थे तो बाकी सब भगवानों को बोला 12 कलाएं हैं, उनको 16 कलाएं आती थी। 16 कलाओं का मतलब ही वाज ए परफेक्ट मैन। तो वो सारी चीजें करते थे, सबसे मिलते थे, ग्वाल वालों से भी मिलते थे, संतों से भी मिलते थे, विद्वानों से भी मिलते थे,
उनसे भी उनकी बहस होती थी, बात होती थी। तो टोटल प्रकृति की जो शक्ति थी वो सारी उनमें समाहित थी, और वो हर चीज को बड़ा ओपन हार्टेड एक्सेप्ट करते थे। तो उनको भगवान का दर्जा मिला, दिव्यता का दर्जा मिला। तो आज के समय बहुत सारी चीजें हैं, और आपको एक कंबाइंड ग्रोथ की आवश्यकता है। वो कंबाइंड ग्रोथ तभी हटे होगी जब आपका रूढ़िवाद खत्म होगा, कि किसी चीज को पाने के लिए एक ही तरीका पर्याप्त नहीं है, उसके लिए आपको हजारों तरीके अप्लाई करने पड़ते हैं। वो हजारों तरीके आपको हजारों चीजें पढ़ने से, हजारों चीजें सोचने से, हजारों लोगों से मिलने से तब हासिल होंगी। डायरेक्ट कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप रूढ़िवादी हो, बने रहो घर में रूढ़िवादी, आप कभी भी एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो पाएगा। दुनिया में चलेंगे तो लोगों से मिलना पड़ेगा, अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं, लेकिन हमारा काम है सबसे मिलना, सबसे जुलना, सबसे कुछ अच्छा सीखना। तो दोस्तों, रूढ़िवाद को ख़त्म करो। अपने सीखने के मामले में तो आप जो करना है वो तो आप करिए, लेकिन सीखने के मामले में फिक्स माइंडसेट को बिल्कुल चेंज कर दीजिए, उसको बिल्कुल ओपन बनाइए, जिससे जहाँ जो सीखने को मिल रहा है वो सीखिए, और अपने को धीरे धीरे परफेक्ट बनाइए। तो कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन आप रूढ़िवादिता जो है, जो आपके कंजर्वेटिव थॉट्स, वो आपको लोगों से मिलने नहीं देते। यही था। तो जो भी लोग इस वर्ल्ड में नए रिच बने हैं, बहुत लोग नए रिच बने हैं, हजारों करोड़ रुपए उन्होंने कमाए, उन्होंने सबको एक्सेप्ट किया, सबको लेके चले, सबसे कुछ ना कुछ सीखा, और जो जो सीखा वो अपने माइंड में स्टोर कर लिया, माइंड में स्टोर करके आगे बढ़ते चले। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। गुड।